Google has started a summer internship program called Google Summer of Code. What happens is Google asks various open source organizations to submit projects and then evaluates them and selects organizations and supports mentors and people involved. So students all around the world anticipate which organizations are coming, try to get in touch with peoples and mentors involved, and finally submit a proposal about how they plan to contribute to the project. And the Google reviews their application, selects few individuals. And by few, I mean less than 1,500 people out of 20,000 plus applicants, which means an acceptance rate less than 14%. For comparison, Ivy League colleges like Harvard or Penn had an acceptance rate of 24 to 26% for admission in internship and various programs. And also the support that they offer is in lakhs for Indian students in Indian currency. So it's not a big deal if you are in non-technical field, but if you are in any way related to technical or IT sector, know that this is a big deal. So this is a small review about what G-Shock is. Thank you. Thank you, Aman. So now, before inviting Chinmay sir or Akhil, I would like to say that Aman mentioned that acceptance ratio is very less. So it's a really remarkable feat in our college that for the first time, two of our students at once were selected for GSOC. So Chinmay sir and Akhil, congratulations again, and they have successfully completed their journey as well. It's not that once you are selected, you are bound to get through all the evaluation stages. There are various stages. Sir will explain better. So for that, I would like to invite Chinmay sir to share his journey throughout this process. Chinmay sir, over to you. Okay, hi guys. So I'm Chinmay. I'm currently a BE in Information Technology. Okay, so let's start with my journey of GSOC. Okay. So मैंने स्टार्ट किया था लाइक पूरा GSOC का सब कुछ मतलब अराउंड दिसंबर. ओके, सो दिसंबर में क्या मेरे पास मान लो एक पूरी मतलब मेरे पास प्रीवियस ईयर के पूरे आर्काइव्स थे कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आए हैं. तो मैंने क्या करा, लगभग मुझे मैंने एक वीक तक सारी ऑर्गेनाइजेशंस देखी, फिर हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मैंने वो सब देखे. सो मतलब पहले मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सेलेक्ट करी कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन रिकरिंग है, जो मतलब जो बार बार आ रही हैं. ऐसा नहीं कि वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही बार आई उसके बाद कभी आई नहीं. सो ऐसे मैंने एक लिस्ट बनाई जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बार बार आ रही है. ओके, फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस के मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स होते थे वो देखे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं. ठीक है, फिर हर प्रोजेक्ट के अंदर फिर मैं प्रोजेक्ट देखा कि प्रोजेक्ट एक्टिव है कि नहीं है. बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि मतलब मान लो उनने किसी प्रीवियस ईयर स्टूडेंट ने एक GSOC का प्रोजेक्ट बनाया और वो इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, तो उस पर क्या होता है, उस पर नॉर्मली इतना ज़्यादा कोई फोकस नहीं करता है. सो जब तुम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो तुम्हें ये भी देखना होता है कि वो प्रोजेक्ट एक्टिव रहे, ताकि अगर तुम्हें कभी हेल्प चाहिए होती किसी की तो तुम्हारे पास इजीली लोग अवेलेबल हो जो तुम्हें उस चीज़ का आंसर कर पाए. ओके, सो ऐसे ही मतलब मैं एक वीक तक मैं सारे प्रोजेक्ट देखता रहा और मैंने फिर लिस्ट बनाई कि मुझे कौन कौन से प्रोजेक्ट अच्छे लगे. ठीक है, फिर अब मैंने प्रोजेक्ट देखो मेरा प्रेफरेंस था प्रोजेक्ट ओवर लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क, क्योंकि देखो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मतलब अगर मुझे कोई भी लैंग्वेज या कोई फ्रेमवर्क सीखने को बोल दे तो मैं मतलब 1 या 2 वीक में वो चीज़ सीख सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है. तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा, मेरा मतलब प्रोजेक्ट का आइडिया, प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मैंने पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे उठाए हैं जो मैंने स्टार्ट किए, मैंने 1, 2, 3 वीक करा, उसके बाद फिर मतलब मुझे उसमें इंटरेस्ट आना बंद हो गया, तो मैं प्रोजेक्ट के बीच में ड्रॉप कर देता था. सो इस बार इसलिए मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट उठाया जो मुझे अच्छा लगता था. लाइक मुझे वैसे म्यूजिक बहुत पसंद है, सो मैंने सोचा मेरा हमेशा से मन था कि मुझे एक म्यूजिक प्ले बनाना है. सो इस बार जब मैंने इसमें मतलब जब मैं देख रहा था, जब मैं प्रोजेक्ट देख रहा था, तो मुझे एक म्यूजिक प्लेयर दिखा. सो मैं तो मुझे दिख गया कि हाँ मतलब मुझे इस पे काम करना है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग था मेरे लिए बहुत. तो ऐसे मैंने ये वाला प्रोजेक्ट चूज किया. एक्चुअली बताऊँ, इससे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट और चूज किया था, वो भी म्यूजिक प्लेयर पे था. बट उसमें ऐसा सीन था कि जब मैं जो मेंटर था उससे रीच आउट किया, जब मैंने उससे पूछा कि
कि क्या सीन है, क्या क्या टास्क इसके लिए करने होंगे मुझे। सो ही सेड कि इस बार मैं जीसॉक के लिए ऑफर नहीं कर रहा ये प्रोजेक्ट। तो मतलब जब भी तुम कोई प्रोजेक्ट मतलब सेलेक्ट करने जाओ ना, तो उससे पहले मेंटर से पूछ लिया करो कि आप इसको ऑफर करोगे इस बार जीसॉक लेके नहीं। लाइक मैंने पूछ लिया तो मुझे पता लग गया, नहीं तो अगर ऐसा होता कि मैं उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर देता अपना। ये पूछ मतलब पहले मैं मतलब क्या होता है जब भी तुम प्रोजेक्ट उठाते हो ना, सो तुम पहले कंफर्म करने के बाद तुम उसको बिल्ड करते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट बिल्ड करने में तुम्हारा एक वीक निकल जाता है। तो हमेशा ये चीज अच्छा होता है कि मतलब तुम पहले मेंटर से पूछ लो कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस बार। ओके सो तो फिर उसने मना कर दिया कि इस बार प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है। सो मैंने मेरे पास उस लिस्ट में मेरी मतलब इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट वाली लिस्ट में मेरे पास एक और प्रोजेक्ट था, जिनोम म्यूजिक। तो मैं फिर उस पर शिफ्ट कर गया। मैंने उनसे पूछा कि आप ऑफर कर रहे हो क्या? सो वो बोलते हैं हम मोस्टली ऑफर करेंगे। फिर तब से मैंने इस पर काम करना स्टार्ट किया। तो फिर अब मैंने जैसे मैं प्रोजेक्ट पे गया तो मैंने पहले इसको सेटअप करा। सो अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट एकदम न्यू था, मतलब मेरे लिए, मैंने आज तक कभी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया था। ओके सो मैं जब इसको बिल्ड करने गया था, मुझे बहुत मतलब मैं बोल रहा हूँ मुझे कम से कम एक वीक लगा था इसको बिल्ड करते हुए। ठीक है, फिर जब मैंने बिल्ड किया तो इसको बिल्ड करने के 2-3 वेज हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे इजी वाला करा, लेकिन उस इजी में सीन ये था कि मैं अपने सिस्टम की डिपेंडेंसी चेंज कर मान लो कि मतलब मैं क्या कर रहा था, मैं अपने जो मेरा ओएस है उसके मैं कुछ पैकेजेस चेंज कर रहा था। ठीक है, तो फिर मुझे बाद में पता लगा कि ये ठीक वे नहीं है इसको मतलब बिल्ड करने का। और फिर मैंने मेंटर से पूछा कि इसको कैसे बिल्ड करते हैं। फिर उसने अच्छे से बताया मुझे कि इसको ऐसे नहीं वैसे बिल्ड करो। तो मैं जब एक फीचर दिया गया है तो उसको क्यों नहीं यूज करो। सो जब तुम प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होते ना, तो उससे पहले एक बार मेंटर से पूछ लिया करो कि प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करना है। ओके क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जब मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो मैंने कम से कम 2 बार अपने पूरा ओएस को ब्रेक करा है। तो मुझे 2 बार फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है। और मैं उस ओएस पे 1 साल से काम कर रहा था, मेरी बहुत सारी चीजें थी, तो मुझे फिर से उसको सेटअप करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो तुम्हें पहले मेंटर से पूछना है कि प्रोजेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर तुम्हें पूछना है कि मतलब प्रोजेक्ट को बिल्ड कैसे करना है। अगर बहुत सारे वेज दिए हो तो पूछिए सबसे अच्छा वाला कौन सा है और सबके एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, अब उसके बाद फिर जहाँ जो भी इसका इशू ट्रैकर जो भी होता है, इशू ट्रैकर क्या होता है, हर प्रोजेक्ट में कुछ इश्यूज, कुछ बग्स, कुछ फीचर्स या फिर कुछ एनहांसमेंट्स टाइप की चीजें होती हैं। तो एक इशू ट्रैकर एक सॉफ्टवेयर होता है, मतलब एक वेबसाइट होती है, मतलब तो वहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारे सारे इश्यूज होते हैं। सो उन इश्यूज में क्या होता है कि वहाँ पे डिफिकल्टीज एंड वो सब सेट रहता है कि ये बग न्यू कमर के लिए, या फिर ये जो इशू है ये न्यू कमर सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता। सो मैं क्या करा, मैं उसके इशू ट्रैकर पे गया एंड वहाँ पे मैंने देखा कि कौन कौन से इश्यूज न्यू कमर्स के लिए हैं। फिर उनमें से मैं देखा कि उसमें से मैं कौन सा कर सकता हूँ। ओके फिर मैंने जाके थोड़ा मैंने अपना रिसर्च करा उस इशू पे, और फिर मैं जाके मेंटर से पूछा कि इसको कैसे, मतलब इसमें क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर तुम्हें समझ में आता है तुम स्टार्ट करो उसको, और थोड़ा मेंटर से इनपुट लेते रहा करो, और नहीं तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम जाके मेंटर से बोलो कि इसमें क्या है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा मुझे इनपुट दे दो थोड़े से कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन से फाइल में चेंज करना है, ये जो बिहेवियर है कौन से फाइल से आता है, सब चीज़ तुम पूछ सकते हो उससे। तो मैंने फिर उस इशू को, मुझे मतलब देखो हमेशा जब तुम्हारा फर्स्ट इशू होता है ना, उसको तुम्हें सॉल्व करने सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे याद है मैंने अपने फर्स्ट इशू पे कम से कम 10 दिन के आसपास कुछ मैंने लगाया था, और वो इतना कॉम्प्लेक्स इशू भी नहीं था वो। लेकिन हाँ, फर्स्ट इशू में हमेशा टाइम लगता है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू देखे थे, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगा था, 2-3 दिन में, 3-4 दिन मतलब हर इशू मान लो मेरा सॉल्व हो जाता था। मतलब वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब ऐसे करते करते जब एप्लीकेशन डेडलाइन आई गेस मार्च में थी, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा कब थी डेडलाइन। सो तब तक मैंने कम से कम 5-6 इश्यूज मैंने सॉल्व करे थे। उसमें एक बहुत मेजर इशू था जो मतलब जिसके लिए मुझे बहुत सारा बैकग्राउंड रिसर्च करनी पड़ी थी। मतलब 2-3 मतलब
एक कोई फ्रेमवर्क था, वो किसी और फ्रेमवर्क को वो मतलब यूज कर रहा था, तो मुझे हर फ्रेमवर्क लेवल पे मुझे इश्यूज देखने पड़े थे। सो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जब तुम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे काम करते हो ना, सो तुम सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे होते हो, तुम बहुत सारे लाइब्रेरीज, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम कर रहे होते हैं। ओके, सो फिर ये सब था, जितना मैंने तुम्हें बताया, ये सब मेरा अभी प्री जीसॉक वाली जर्नी थी। ठीक है, अब जब रिजल्ट आया था, सो उस टाइम मतलब मुझे हल्का हल्का आइडिया था कि मेरा हो जाएगा, है ना, मतलब एक क्लियर आइडिया नहीं था। लेकिन मेरे ऑर्गेनाइजेशन मेरे प्रोजेक्ट में मेरे अगेंस्ट कम से कम 5-6 लोग थे जो मेरे साथ उसी प्रोजेक्ट काम कर रहे थे, एंड उसमें से मेरा हो गया लकीली। फिर जब तुम सेलेक्ट हो जाते हो जीसॉक के लिए, फिर तुम्हारे पास 1 मंथ रहता है। उस एक मंथ को कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड बोलते हैं। सो उस 1 मंथ में क्या होता है, तुम ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग होते हैं, कभी कभी उनसे बात करते हो, कभी जो तुम्हारा मेंटर होता है उससे बात करते हो। तुम मेंटर के साथ बैठ के तुम एक पूरी डेडलाइन फिक्स करते हो। डेडलाइन का मतलब एक प्रॉपर टाइम टेबल फिक्स करते हो कि तुम कितना काम करोगे, कैसे कैसे काम करोगे। तुम एक टाइम टेबल टाइप का बनाते हो कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक ये काम करूंगा। मतलब तुम्हारे मान लो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे वो हुए बोलते पार्ट्स, बोलते टास्क बोल सकते हो। ठीक है, सो हर टास्क को तुम एक टाइम अलॉट करते हो कि मैं ये वाला टास्क में इतने टाइम में कर दूंगा। सो ऐसे तुम एक टाइम टेबल बना के तुम अपने मेंटर को देते हो, फिर वो उसको अप्रूव करता है, तो फिर तुम उस पर काम करना स्टार्ट करते हो। सो तुम्हारा मन होता है कि तुम्हें काम कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड में तुम स्टार्ट कर सकते हो, वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है। या फिर अगर तुम्हें थोड़ा और मेंटर से डिस्कस करना होता है, तुम कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड जो होता है वो टाइम अलॉट होता है तुम्हें, ताकि तुम कम्युनिटी के साथ अच्छे से, मतलब जो तुम मेंटर है तुम्हारा, उससे तुम अच्छे से मतलब कंफर्टेबल हो जाओ, और तुम जो प्रोजेक्ट हो तुम्हारा तुम उससे प्रोजेक्ट बहुत सारे मतलब लाइब्रेरीज को यूज कर रहा था, और मुझे मेरे प्रोजेक्ट के साथ साथ दूसरी लाइब्रेरीज में बहुत कुछ चेंज करना था। तो मैंने उन लाइब्रेरीज को पहले नहीं देखा था, मतलब फिर मुझे बाद में मेंटर ने बताया कि तुम्हें ये सब चीजें तुम्हें कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड में करनी चाहिए थी। तो मतलब एक पॉइंट याद रखना कि मतलब जब तुम किसी प्रोजेक्ट पे जब तुम मतलब जो तुम्हारा आइडिया होगा ना, सो उस आइडिया को मतलब थॉरली मतलब रिसर्च कर लेना कि मतलब कि तुम कौन कौन से लाइब्रेरीज तुम यूज करने वाले हो, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स तुम यूज करने वाले हो, और उसमें उन फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज में अच्छे से मतलब यूज्ड हो जाना कि हाँ, मतलब मुझे ये चीज क्योंकि मेरा सीन था, मुझे सिर्फ उन लाइब्रेरीज को मुझे सिर्फ यूज नहीं करना था, मुझे उन लाइब्रेरीज में जाके कुछ चेंजेस करने पड़े, ताकि मतलब उन लाइब्रेरीज को इश्यूज थे बहुत सारे, मतलब बग्स बोल सकते हो या फिर कोई मिसिंग फीचर्स बोल सकते हो। तो मैंने उन लाइब्रेरीज में वो फीचर्स ऐड करे थे। ओके, और मेरा एक्सपीरियंस अब बाकी तो क्या था, मतलब ऐसा था कि मेरा प्रोजेक्ट था वो पूरा 3 महीने का था। सो मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सो जो मेरा पहला वाला जो फर्स्ट मंथ का मैंने काम अलॉट किया था, सो मैंने उसको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था, और वो बहुत ज्यादा मतलब मुझे लगा था इजी सा काम होगा बहुत, लेकिन जब मैं उसमें काम करते गए तो मुझे पता लगा कि ये चीज छोटी नहीं है। तो मुझे मतलब ऐसा हुआ था कि मुझे कम से कम फर्स्ट मंथ वाला जो काम था उसके लिए मुझे काम कंप्लीट करके कम से कम 2 महीने लग गए थे। सो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने टाइमलाइन से बहुत पीछे हो गया था। सो तो मतलब थोड़ा जब तुम अपना प्रपोजल सब लिख रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा देखना पड़ता है कि जो तुम टास्क मतलब जो तुम टाइम अलॉट कर रहे होते हो वो ठीक है, क्योंकि मुझे लगा था इजी है, लेकिन बाद में जब आगे आते हैं ना तो बहुत सारी दिक्कतें जो आती है। फिर अब जब जो मेरा सेकंड पार्ट था उसको जब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जब मुझे फर्स्ट पार्ट के लिए 2 मंथ लग गए, सो सेकंड पार्ट पे मैंने मतलब सेकंड मंथ में मतलब मान लो मिड सेकंड मंथ में मैंने सेकंड पार्ट के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैं सेकंड पार्ट पे काम करता रहा। फिर एक वीक बाद जब मेरा लगभग काम हो गया, फिर मुझे पता लगता है कि अब कि जो मेरा सेकंड पार्ट नहीं है वो मतलब वो चीज़ अचीवेबल नहीं है। उससे मैंने कम से कम 1 वीक काम किया था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो चीज़ अचीवेबल नहीं है। तो फिर मेंटर ने उस चीज़ को मतलब बोल दिया कि चलो इस पार्ट को हटा देते हैं। सो ये भी मेरे पार्ट से एक मिस्टेक थी कि मुझे वो चीज़ पहले देख लेनी चाहिए थी। लेकिन बात है कि मेरा जो
प्रोजेक्ट था वो बहुत मतलब, क्योंकि मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उसका टेक स्टैक मान लो कम से कम 10 साल पहले का है, मतलब अभी उस चीज़ का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। सो मैंने जितना भी मैंने प्रोजेक्ट पे काम करा है वो सब मैंने एक स्पेक शीट होती है, मतलब तुम्हारे पास मतलब मान लो पूरे इंटरनेट पे तुम्हारे पास एक ही शीट है और मैं सब कुछ मुझे उस चीज़ से देख देख के मुझे काम करना पड़ता है, मतलब जितनी भी चीज़ें मुझे मिल रही थी वो चीज़ें सिर्फ वहीं पे, तो मुझे वो चीज़ें कहीं पे भी नहीं मिली। तो वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि ओपन सोर्स चीज़ों की एक सबसे बड़ी एक बेनिफिट ये होता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा मटेरियल होता है कि जिससे तुम रेफर कर सकते हो। लेकिन मेरे पास वो चीज़ वो फीचर मतलब वो टेक्नोलॉजी बहुत पहले की है, सो उसका इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं था मेरे पास। वो भी चलो वो भी फिर ठीक ही था। फिर मतलब मेरा काम एट लास्ट मतलब लगभग कंप्लीट हो गया था, और अभी अभी मेरे मतलब थोड़ा सा काम बचा हुआ है मेरा, लेकिन होपफुली वो मेरे कमिंग वीक में हो जाएगा। ओके सो यही था मेरा एक्सपीरियंस। शुभम। Yes, sir. Thank you, sir. That was very explanatory. So I guess also we have this complaint that people are removing other. Please यार ऐसा मत करो. That will be a problem. So now Akhil, are you there? Hello. Yeah. Am I audible? So now, now Akhil, sorry for this bad picture. First of all, so now I invite you to share your experience. Yeah. Okay. Hello. Yeah. Okay. Am I audible? Hello. Hello. Yes, so हाँ, अखिल। Yeah. Okay. Okay. So I started at the end of December, similar to sir. I looked at the last year 2019 organizations list. So I spent 1 or 2 weeks looking for organizations. The problem was I couldn't find an organization. Okay, so what I did was मैंने पहले I searched for an organization which had easy issue, I mean good beginner issues and was easy to build. But around 20 or 20 sorry 6 organizations ढूंढने के बाद भी I couldn't find a good organization. So what I decided was I'll stick to one organization. I'll choose one organization or फिर I mean I'll choose one organization and stick to it. तो finally मैंने BRL CAD पे I chose BRL CAD. उसमें LibreCAD करके एक organization होता है. BRL CAD has many sub organizations. So I chose LibreCAD. So the problem with LibreCAD was कि उसकी जो most of the developers जो होते हैं they are Linux and Mac developers. तो उनके पास Windows का कोई वो नहीं था, बिल्ड करने का आसान कोई तरीका नहीं था. सो दे हैड अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसीज दैट यू हैड टू बिल्ड. सो इट वाज प्रीटी टफ. तो मुझसे बिल्ड नहीं हो रहा था. तो देन आई आस्क्ड द मेंटर्स एंड दे हेल्प मी. इट टुक मी 1 full day बट द मेंटर्स आर वेरी हेल्पफुल. और उसकी वजह से मैंने फाइनली एक दिन के बाद बिल्ड कर दिया. सो सिंस द मेंटर्स वर सो हेल्पफुल मैंने डिसाइड किया कि आई विल स्टिक टू दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो धीरे धीरे मैंने कोई इशू आई कुडंट फाइंड एन इशू. तो फाइनली एक छोटा सा एक लाइन CMake लिस्ट में एक छोटा सा एक लाइन मिल गया मुझे जो गलत था. आई फिक्स्ड इट. सो माय फर्स्ट PR वाज जस्ट ऑफ 1 line. जिससे धीरे धीरे आई started fixing more issues. So ultimately before the proposal period I had fixed a lot of issues. Around 6-7 PRs हो गए थे. So okay, then the proposal period started on March 1st I guess. तब तक मैंने बहुत सारे PR ऑलरेडी कर दिए थे. So हाँ, so what I did was I started making the proposal. Most of the proposal work मैंने actually क्लास में किया था, you know, during lectures because सर की हाँ okay क्लास में किया था. And then it took me around 10 days to write the proposal. And मेरे पास इतना competition नहीं था luckily because like I said building the LibreCAD was pretty hard. So because of that there was very little competition. And plus I started early तो मैं बहुत सारा I mean I interacted a lot with the mentors. Almost every day I was interacting with them and it was pretty easy. तो उसके बाद
उसके बाद I applied and then I got to know that I got selected. Then there's the community bonding period. तो हाँ, I didn't know कि मेरे एग्जाम्स कब होंगे बिकॉज बहुत अनसर्टेनिटी था, तो मैंने मेंटर से पूछा कि मैं कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड में ही अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ. So I started in the community bonding period 1 week after the community bonding period started, and then and then I actually finished the major part of my proposal pretty early, like first month में खत्म कर दिया मैंने, because I started in the community bonding period, तो I had 1 extra month. तो उसके बाद सेकेंड और थर्ड टास्क ही बहुत जल्दी सेकेंड कोडिंग पीरियड तक हो गया. तो थर्ड कोडिंग पीरियड में बहुत टाइम था मेरे पास, तो आई स्टार्टेड डूइंग एक्स्ट्रा टास्क एंड फीचर्स. सो हाँ, ओके, इट वाज अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस. मैंने बहुत सीखा और फिर कम्युनिटी भी बहुत हेल्पफुल थी. दे taught me and they also gave me a lot of feedback and advice, and yeah, I guess that's pretty much it. I'm done. Thank you, Akhil. That was really inspiring. Thank you, Chinmay sir, and for sharing your story with us. Our best wishes are with you for your future endeavors. I am sure you both will have a very good journey ahead also, and very always motivate us. Akshay? Hello? Yeah, hello. Hello. Akshay, Hello. Sir, we have few questions from the participants. Am I audible? Yeah. So, firstly, on behalf of whole OSS club, a very thank you so much, Chinmay sir and Akhil, to share your story. It was very nice, and I hope this year we will have more GSockers in the AIT. And it was just beginning. Now this year we are targeting more than 10 or 12, I guess. We have many SEs who already worked last year but couldn't make a proposal. But this year we hope, with the help of OSS club and all of you guys, we will make it more number. So now we have few questions from the audience side, how you approach, etc. So I guess Shubham, you can start with each and every question, and I request Akhil and Chinmay sir, any one of you can answer, or both of you, it would be very lovely. So Shubham. Yeah, thank you, Akshay. So right now I have certain questions, and after that we'll conduct an open question round from the audience. So for now we have some questions that we got from Google Forms. So cool. Question and answers. So the first question that we got is, when and how to know you have prepared enough so you can start contributing to open source? Sir, am I audible? Chinmay sir? Akhil? Hi. Yes. Yes, sir. So my question is clear, sir? Yep. Akhil, you want to take it? Yeah, okay. So first of all, you don't need to learn a lot to to contribute to open source. I actually think that if I had tried in the first year, I might have gotten in. I mean, if I'd put in as much effort in the first year, then I might have had a chance. So the thing is, you just need to pick an organization and start. The community would be very helpful, and I mean, you can just start. You don't need to learn a lot to start contributing. And Chinmay sir? Okay. So तो मैंने कैसे स्टार्ट किया मैं बताता हूँ, ठीक है. मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो प्योरली पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट है. सो मैं मतलब पाइथन मेरी बेस लैंग्वेज है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आई एम यूजिंग अ फ्रेमवर्क कॉल्ड PyGTK. ओके. सो मैं भी बता रहा हूँ कि मुझे PyGTK में अगर तुम बोलो कि मुझे स्क्रैच से कुछ प्रोजेक्ट लिखना मुझे नहीं आता होगा, ठीक है, लेकिन मुझे पाइथन में इतना आता है कि मुझे कोई कुछ बोल दे कि ठीक है तुम्हें ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, तो मैं उसके डॉक्यूमेंटेशन देख के मैं चीज़ें देख के मैं कर सकता हूँ. सो कभी इस पे कभी कोई लेबल नहीं होता कि हाँ तुमने इतना सीख लिया, सो अब तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो.
मतलब मुझे पाइथन आती थी तो मैंने कर लिया। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने पाइथन 3 साल मैंने पाइथन करी है तो इसलिए मेरा ऐसा हो गया। सो बस तुम्हें लैंग्वेज की थोड़ी सी होल्ड होनी चाहिए कि मैं तुम्हें कोई इंप्लीमेंट करने को चीज़ बोले तुम उस चीज़ को इंप्लीमेंट कर सकते हो। और बाकी तुम्हें जो तुम प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो उसको तुम्हारे पास उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है, प्रोजेक्ट का फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है। कि मतलब मान लो कि मैंने तुमसे बोल दिया कि तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट है और मैंने बोला कि अच्छा बताओ ये जो फील्ड है या फिर जो बटन है वो कैसे काम कर रही है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो बटन है इसका फंक्शन कहाँ पर है, ये किस फंक्शन से मैप्ड है, ठीक है, कहाँ पे है। तो बस तुम्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात होती है। बाकी ऐसा कोई वो नहीं होता कि तुम्हें इस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज होने इतना लेवल ऑफ एक्सपर्टीज होनी चाहिए इस फ्रेमवर्क में, प्रोजेक्ट में, ताकि तुम इसमें कंट्रीब्यूट कर सको। तो बस तुम्हें हल्के छोटे छोटे इश्यूज स्टार्ट करने होते हैं। मतलब जैसे मुझे याद है मेरा जो एक इशू था, मैं बता रहा हूँ, मेरा एक इशू था उसमें सिर्फ मुझे एक लाइन चेंज करनी थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। सो मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, हर प्रोजेक्ट का अपना अपना वो होता है। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ से क्या, मतलब कोई फंक्शन कहाँ पे कॉल हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। सो अगर वो चीज़ तुम नहीं समझ पा रहे हो तो मेंटर तुम्हारा उसमें हेल्प कर देता है। सो तुम्हें इतना नहीं सोचना होता कि तुम्हें मतलब ज़्यादा नहीं सोचना होता कि मैं कब कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करूँ, बस तुम्हें कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करना होता है। बाकी तो और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। Okay. Thank you, sir. Akhil, anything to add? No. Good. So next question is, how to write best appraisal to get selected by the organization? Okay, so I'll take this one. So एक चीज प्रपोजल जो तुम्हारा होता है, मैं बोल रहा हूँ, वो तुम्हारा अराउंड 20-30% वो तुम्हारा अफेक्ट करता है तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस। ओके, तुम्हारे मेंटर्स में मोस्टली जज करते हैं जितना तुम्हारा प्री जीसॉक वर्क होता है ना। प्री जीसॉक मतलब प्रपोजल सबमिट करने की डेडलाइन से पहले जो तुमने काम करा, जितनी तुमने पीआर सबमिट करी है, जितना तुम्हारा मेंटर के साथ जितना अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा है, जितना अच्छा तुम्हारा इमेज मेंटर के दिमाग में बना ना, उस हिसाब से वो तुम्हें सेलेक्ट करता है। हाँ, तुम्हारा प्रपोजल मैटर करता है लेकिन ज्यादा मैटर नहीं करता है वो। मतलब अगर तुमने मेंटर से अच्छे से तुमने मेंटर से अच्छे से बात अच्छे से कॉन्वर्सेशन करी ना, तो उसे पता होता है कि हाँ इस बंदे को काम आता है एंड ये टास्क को कंप्लीट कर सकता है। और प्रपोजल क्योंकि तुम्हारे पास आइडिया होता है कि तुम इस कोर्स मतलब तुम 3 महीने तुम क्या क्या काम करोगे, तो तुम इतना इजीली लिख सकते हो। मैंने लोगों को देखा है जो मतलब 20-20 पेजेस के प्रपोजल लिखते हैं लेकिन तब भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने वही लोगों को देखा है जो 4 या 5 लाइन के प्रपोजल लिखते हो तब भी उनका हो जाता है। सो प्रपोजल, हाँ, प्रपोजल ज्यादा मैटर नहीं करता, हल्का सा मैटर करता है, लेकिन ज्यादा जो मैटर करता है वो होता है तुमने उस ऑर्गेनाइजेशन में तुमने काम कैसे करा है, ये चीज ज्यादा मैटर करती है। एंड जब प्रपोजल लिखने वाले होगे तो क्या करो कि लास्ट ईयर का कोई प्रपोजल लो, पुराना वाला कोई टेम्पलेट, और उसमें धीरे धीरे चेंजेस करते रहो। राइट, मैंने वैसे किया था। तो मैंने एक रिपो है, आई सेंड यू द प्रपोजल बाद में चाहिए तो मैंने उसमें धीरे धीरे करके चेंज करते गया एंड देन हाँ, और फिर बहुत सारे डिफरेंट टूल्स भी होते हैं, लाइक draw.io करके एक होता है, वहाँ पे तुम डायग्राम्स बना सकते हो। ऐसे प्रपोजल में टाइम नहीं लगता, इट जस्ट टेक्स 1 वीक ऑफ वर्क, आसान होता है। Thank you, Akhil. Thank you, sir. So next question is, how to find, just a second, yes, how difficult is it to contribute and find issues in an open source project when so many people are doing so at the same time? Okay, so ठीक है, मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। जब देखो प्रोजेक्ट अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है ना, तो तुम क्या करते हो उसमें बेस्ट वे होता है कि जब भी तुम्हें कोई इशू ओपन दिखता है ना और तुम्हें लगता है कि हाँ तुम चीज़ें कर सकते हो, सो तुम डायरेक्टली मेंटर को, एक्चुअली तुम्हें जो तुम्हारा इशू ट्रैकर होता है ना, वहाँ पे तुम बोल सकते हो कि ओके आई थिंक कि मैं इशू कर सकता हूँ, सो असाइन इट टू मी। सो जब तुम उस इशू को अपने आप को असाइन करवा लेते हो, तो फिर उस इशू पे सिर्फ तुम ही काम कर रहे हो और कोई उस पर काम नहीं कर रहे होते। ओके, सो अब
अब क्योंकि उस प्रोजेक्ट में कंपटीशन बहुत है, तो जैसे वो इशू आएगा वैसे बहुत सारे लोग उसको असाइन करने के लिए बोलेंगे। तो जो पहले बोलता है उसको वो असाइन हो जाता है। ओके, अब तो अब अगर बहुत ज्यादा लोग हुए तो हो सकता है तुम्हें नहीं मिले वो चीज। ओके, तो अब तुम क्या कर सकते हो इसमें कि तुम प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करो। ठीक है, तुम प्रोजेक्ट में खुद ढूंढो कि तुम कहाँ कहाँ पे इसमें मतलब कहाँ पे इसमें फॉल्ट्स है, तुम कहाँ इसको ठीक कर सकते हो, या फिर क्या क्या बग्स है इसमें, तुम क्या तो उसको कैसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो खुद ही तुम इशू फाइल करो और तुम खुद ही उसको असाइन करने को बोलते हो अपने को। सो ये ज्यादा अच्छा भी होता है मेरे हिसाब से। अखिल, एनीथिंग टू ऐड? ओके, हाँ, लाइक सर सेड कि यूजुअली तुम्हें वो बिगिनर्स वो इश्यूज लिस्ट में बिगिनर इश्यूज नहीं मिलेंगे। आई मीन इवन इफ यू डू फाइंड तो कोई और तुमसे पहले कर देगा। तो द बेटर थिंग इज कि तुम वो प्रोजेक्ट में जाके ढूंढो, वहाँ कोड में तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आसानी से बिगिनर इश्यूज। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग थोड़े थोड़े छोटे छोटे इश्यूज, फिर बड़े इश्यूज करना फिर बाद में आसान हो जाता है। सो सर्च द प्रोजेक्ट की कोड में जाके देखो, तुम्हें कुछ मिल जाएगा। Yes. Thank you, Akhil. So next question is, I don't know who asked this. He had said that I have faced a lot of problems for setting up the environment. Any suggestion for that? Sorry. Shivam? Yes. Hello. Just हाँ, a second, we have a question from our alumni, Abhay sir. So Chinmay sir, can you please look up the chat, Chinmay and Akhil? Okay. Okay, so about my project. Okay, so my project was there was a music player. Chinmay sir, your voice is breaking. Hello, Chinmay sir. I guess there is some connectivity issue. Akhil, are you there? Yeah, okay. I'll speak till sir comes back. Okay. So for my project, okay. So the main task of my project was the UI code of LibriCAD was written in Lua language, the initialization and everything. So the problem was okay, Lua was used in the project in two places. One was this GUI work, and the other was for the different tools. It has different tools, so that was written in Lua. So so my task was converting that Lua code, the GUI code, to C++. So that okay, so I had to convert it to C++. So that involved a lot of C++ and Qt work. Qt is a C++ GUI framework, and apart from that, it allows users to write plugins in Lua, the program LibriCAD. So another task was I had to write the Lua GUI API so that users writing Lua plugins could use the GUI elements, which was now in C++. So that was the second task. The third thing was the toolbar was there. So the toolbar customization ke liye I had to create a widget, and I also had to save that configuration and everything. That those three plus along with that the documentation and unit tests were part of my project. But then since I finished my project early, I worked on a few extra stuff. Like there was the context menu. So when you right click the context menu, and then I had a property editor. Like when I select entities, I am able to change the properties of the entities. And yeah, that's pretty much it. So thank you, Akhil. Chinmay sir, are you there? I guess he's not. So we'll keep this question till Chinmay sir comes back with proper connection. So let's move to next question. Akhil, next question, as I was asking, that one of the student has asked, I have faced a lot of problems for setting up the environment. Any suggestion for that environment while developing? yeah, okay. So environment, yeah, that is actually the toughest part of the project, setting up the environment. So okay, so it depends on the language and framework and everything. But okay, almost every organization has very good documentation relating to how to build your project. However, if you are facing issues, first try building it. Wherever you are facing issues, try contacting the community and asking them
If that doesn't help, then you can contact us seniors and try googling all the issues. Like you'll run into some errors, try googling them, you'll usually find the answer to that. You just have to keep trying, and if you can't do it, then ask the community or ask us for help. But that is the toughest part. Actually, the setting up the development environment is usually pretty hard, but once you're past that, things get easy. Okay, so thank you, Akhil. So the next question, okay, if a person is like student is asking if I am a beginner and how to get started, since I have nothing to show in my portfolio and nothing to show in my proposal, complete beginner. Yeah. Okay. First of all, they don't see your other achievements. They only care about the project and how much you know about the project. They don't care about your achievements or anything. So you shouldn't worry about that. You should they just see your contributions you have made to the project and how much you have interacted with the community. So you have to just start the project and like we said, try finding some issues by going through the code, any small thing, and try speaking with the community is very important. Do that a lot, and yeah, I mean, it doesn't matter if you're a beginner. Just work on it. Yeah. Thank you, Akhil. Just a second. Okay. So the next question is, Akhil, so how to select an organization apart from like my interest and technology that I know? What are the other factors that matter while selecting an organization? Yeah. Okay. So one thing is the communication. Like our Wi-Fi has problems with IRC. So that was one of the factors I was looking at, and so I chose LibreCat because it has Zulip chat. So look into the form of communication, and if it's convenient for you, that is very important. Whether you can communicate with the mentors. Okay. So the next thing is what is the next? Yeah. Next thing is obviously the programming languages, and if you're comfortable with the languages. Another thing you have to look at is the competition for the environment, for the organization. Like I have a small list of organizations and how many people applied. I'll share it later if you guys want it. So like TensorFlow got more than 600 applications this year, and they only selected like 10-20 people. So try to find out how many people usually apply, how competitive the organization is. You'll usually have an idea through the chats. You'll see how many children are interacting and everything. So you'll come to know how much competition you'll have. So keep that in mind. Apart from that, your interest obviously, then how helpful and interactive the community is. That is also very important. Apart from that, yeah, I guess that's it. And yeah. Thank you, Akhil. Chinmay sir is back, I guess, from name of guest. Sir, are you there? Yes. Hi. Yes, sir. So would you like to continue with your answer, sir? Previous question. Which one? That one, sir. What was Shubham, can you repeat the question for sir, please? Yes, sir. This was the question, sir. Can you please add what exactly your project was? How did you implement it? How much learning it required? This one, sir. Okay, so मैंने बताया था मेरा project was about कि मतलब नॉर्मल म्यूजिक प्लेयर है एंड वो जो म्यूजिक प्लेयर है अभी तक वो सिर्फ जो मेरे फाइल सिस्टम में जो सॉन्ग्स है सिर्फ वही शो करता था और मैं सिर्फ वही सॉन्ग्स प्ले कर सकता था. सो मुझे क्या करना था ओवर द कोर्स ऑफ दिस 3 months मुझे एक इसमें ऐसा फीचर ऐड करना था सो दैट मेरे पास कोई अलग मीडिया प्लेयर है, मतलब मेरे पास मेरे ही लैन में मेरे होम नेटवर्क में कोई एक मीडिया सर्वर है और उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स हैं. सो मेरा जो म्यूजिक प्लेयर हो वो सारे सॉन्ग्स शो कर सके और उसको प्ले कर सके. सो मेरा प्रोजेक्ट ये था. ओके, सो मैंने इसे कैसे इम्प्लीमेंट करा. ओके, सो बहुत सारी मतलब वैसे जेनोम की खुद की एक लाइब्रेरी है ग्रिलो करके. सो उसका मेजरली काम होता है कि अलग अलग मीडिया सोर्सेस से वो मीडिया को डिस्कवर करती है एंड उन मीडिया को प्ले करने के लिए हम एक जी स्ट्रीमर करके लाइब्रेरी होती है वो यूज करते हैं. ओके, सो मैंने मीडिया डिस्कवरी के लिए वो ग्रिलो लाइब्रेरी यूज करी है एंड उनको प्ले करने के लिए मैं जी स्ट्रीमर यूज कर रहा था.
सो मुझे दो सोर्सेज मैंने 2 सोर्सेज ऐड करने थे, लेकिन उसमें से मैं एक ही ऐड करा और दूसरा वाला हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो चीज़ थोड़ी मतलब रियलिस्टिक नहीं थी, क्योंकि हर उसका क्या हो रहा था बार बार कि हर सर्वर के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो रहा था, सो हम उस चीज़ को ऐड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो मेरा बेस सर्वर था, जो मेरा टेस्टिंग सर्वर था, उसके लिए वो चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट कर दी थी। लेकिन हमने जब दूसरे सर्वर्स का मतलब स्ट्रक्चर देखा कि उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसा है, सो वो चीज़ हर चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, सो हमें उसको ड्रॉप करना पड़ा था। ओके, सो बस यही था। Yes, sir. Thank you, sir. So next question is, sir, did the GSOC in third year affects the placement as the GSOC time period overlaps with the placement season? Okay, so मेरे साथ क्या सीन था कि मेरे साथ जीसॉक का मेरा जीसॉक चल रहा था, उसके बीच मेरी कंपनीज आ रही थी, बहुत सारी अच्छी कंपनीज आ रही थी। तो मैं अपना मतलब मुझे तो बहुत सारा इशू पड़ रहा था, क्योंकि मैं या तो प्रोजेक्ट पे ध्यान दूंगा या तो मैं कंपनीज पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मैंने लगभग 2 साल से मैंने डीएसए बहुत कम किया, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए मैंने बहुत कम किया था। सो मैं क्या कर रहा था फिर उस टाइम पे, मैंने मतलब मैं दिन भर प्रोजेक्ट पे काम करता था और मतलब दिन का मैं कम से कम 1 या 2 घंटे मैं डीएसए के निकालता था। सो मैं बेसिक क्वेश्चन होते थे जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब गीसो मिल जाते हैं, सो मैं वो करने लगा। और फिर जैसे मैं इंटरव्यू में बैठता था मैं, सो इंटरव्यू में क्या होता था कि कभी कभी मुझे जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूछने लग जाते थे, कभी कभी बिल्कुल नहीं पूछते थे। सो वो टोटली कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे जो तुम्हारे रेज्यूमे में जो तुमने जीसॉक लिखा है, सो वो उससे तुमसे कुछ पूछने के नहीं पूछ रहे हैं। सो अगर मैं बोलूँगा कि मेरे कम से कम अगर 5 या 6 इंटरव्यूज हुए हैं, तो उसमें कम से कम मुझसे 4 कंपनीज ने तो जीसॉक के बारे में पूछा है, तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन करना था मुझे और क्यों मतलब तुम्हें वो दिया गया है, ये सब चीज़ें। सो हाँ, मेरे लिए जीसॉक ने बहुत हेल्प करा है। Yes, sir. So that's it. So I have this question, sir. Suppose today I have to start right now after the webinar. I have to start for GSOC. What will be the first thing that I should do apart from like learning a language? What will be the first thing? Okay, wait. Can you repeat? Your voice Yes, broke sir. off. Sorry. So the question is, sir, suppose I have to start for GSOC right after this webinar. What should be the first step I should take? Okay, for GSOC, तो यार ये चीज़ सबका अपना अलग अलग होता है। देख, मेरे लिए प्रायोरिटी प्रोजेक्ट था कि मुझे एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट चाहिए। कुछ लोगों के लिए प्रायोरिटी होती है कि उनको अपना डोमेन चाहिए होता है, ठीक है। सो अगर तुम कोई सी भी लैंग्वेज, कोई सी फ्रेमवर्क से तुम कंफर्टेबल हो और तुम्हें एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट चाहिए, सो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि तुम प्रीवियस ईयर के जो जितने प्रोजेक्ट्स ये सब आए हैं, तुम उनके आर्काइव्स में जाओ, देखो कि तुम्हें कौन सा प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है और वो प्रोजेक्ट बार बार आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि तुम अभी से उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम है या फिर तुम्हें कोई फ्रेमवर्क के साथ प्रॉब्लम है कि मतलब हाँ, तुम्हें अपना डोमेन तो फिक्स रखना है कि मान लो मुझे वेब डेवलपमेंट आता है, तो मुझे वेब डेवलपमेंट ही करना है, तो फिर तुम ये कर सकते हो कि तुम पहले अगर तुम चाहते हो तो तुम अपनी लैंग्वेज और उस फ्रेमवर्क में थोड़ा तुम और कॉन्फिडेंस लेके आओ, तो उसमें थोड़ा और काम करो। और वैसे तुम्हें ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है, तुम डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट पे जाओ, उसके इश्यूज देखो, मेंटर से बात करो। तो अभी ऐसा मत बोलना कि हाँ मुझे जीसॉक के लिए काम करना है, कि अभी क्या हो रहा है, अभी सितंबर है ना, आई गेस। हाँ, सितंबर से जल्दी कोई काम करने से आता नहीं है, तो दिसंबर मतलब अभी इसमें काम करो ताकि तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाए कि हाँ, एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है, कि तुम्हें किस लेवल ऑफ तुम्हें किस टाइप की एफिशिएंसी चाहिए होती है काम करने में। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं एक कोई बग उठाता था, मैं उस बग को लेकर 2-3 दिन तक बैठा रहता था, जबकि वो चीज़ें बहुत सिंपल होती थी। क्योंकि मेरे साथ सीन क्या होता था कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखने लगता था, मैं 2-3 बार एक साथ उठा लेता था और मैं उस पर काम करने लग जाता था। सो मैं बोलूँगा कि तुम्हें ऐसा उस पर जाओ, मतलब जो तुम्हारा एक इशू उठाओ और उस इशू पे काम करने लग जाओ। और जब तुम इस इशू पे काम करने लगोगे ना, और जब तुम मेंटर से इंटरेक्ट करोगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना सही हो कितना गलत। तो मेंटर तुम्हें हेल्प करता है कि नहीं, तुम इस कोड को ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। तो ये सबसे अच्छा वे होता है जिससे तुम ग्रो कर सकते हो, जिससे तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जब मैंने जीसॉक के पहले काम करने स्टार्ट किया था,
तो तब मतलब मैं जो स्टाइलिंग एरर बहुत करता था, मतलब मेरी हर पीआर में कम से कम मुझे 3 या 4 बार उस पीआर को मतलब एडिट करना पड़ता था ताकि मैं जो भी स्टाइलिंग एरर है मेरी ठीक हो जाए। लेकिन अब जब मैं कोड अपना पुश करता हूँ मैं, तो उनमें स्टाइलिंग एरर बिल्कुल नहीं होता है। सो मतलब हाँ, तुम करते करते सीखते हो। यस सर। हाँ, और Okay. या एंड क्या करो, जाके ना प्रीवियस से आर्काइव से जाके थोड़े प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट करो और उसे बिल्ड करने की कोशिश करो। बिल्ड करना यूजुअली स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है, तो क्या करो, तुम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें फिर तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। तो कोई भी थोड़े प्रोजेक्ट्स चूज करो एंड ट्राई बिल्डिंग इट अभी अभी से, बिकॉज सो दैट लेटर आसान हो जाएगा। Thank you, sir. So I have this one last question. Chinmay sir, I guess this is to you. What kind of projects will be best for a person who is good in Python? ओके यार मैं देखो, पाइथन बहुत ही जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तुम पाइथन में तुम एक वेब ऐप बना सकते हो, तुम पाइथन में तुम एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, तुम पाइथन में कुछ एमएल वाली काम भी कर सकते हो। सो पाइथन बहुत ही मतलब बहुत एक वास्ट वो कवर कर लेता है। सो अब वो कंप्लीटली तुम्हारे इंटरेस्ट पे होता है कि तुम्हें किस टाइप का डोमेन चूज करना है। मैं सेकंड ईयर तक मैं वेब डेवलपमेंट करता था, लेकिन थर्ड ईयर में आके मेरा भी जो एप्लीकेशन है वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। सो ऐसा तो कुछ है नहीं कि अगर तुम पाइथन कर रहे हो तुम्हारे पास एक ही डोमेन है, तुम्हारे बहुत सारे डोमेन है, तुम उसमें कुछ भी चूज कर सकते हो। Yes, sir. Akhil, would you like to add something for this? हाँ, वो एवरी ऑर्गेनाइजेशन यू कैन सी दैट ना कि कौन से लैंग्वेजेस होते हैं, तो उसमें यू कैन सी ऑल दोस ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हैव पाइथन इन देयर प्रोजेक्ट्स, so use that. Yeah, that's pretty much. Oh, thank you. So I guess that's all the questions that we had on Google Form. So now we'll go to the attendees. Sorry, 62 attendees we have at the moment. That's more than the strength of my class. So you can raise hand if you have any question, literally any question. We have a lot of time. So any doubt regarding this, any question? Also, we have 10 presenters. Yes, Aman Thakur, you can unmute yourself and ask the question. Sir, I am audible. Sir, I have a question that means if there are many organizations, as when I visit that GSOC website, I see there are many kind of organization, and from category I gone through my particular domain. But I want to say that if I wish to see the project and contribute now to any of the project, is it possible, or they will only allow the person who is in got selected in GSOC, they can only do that? Okay, so ऐसा कुछ नहीं होता है। ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट नाम ही इसलिए है ताकि उसमें कोई भी जाके उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। जीसॉक तो बस एक प्रोग्राम है टू प्रमोट दीज ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन, टू प्रमोट दीज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस। सो अगर तेरा मन है अभी जाके कंट्रीब्यूट करना है, तो आज अभी जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वेट नहीं करना होगा कि जब जीसॉक में सेलेक्ट होंगे तभी मैं कर सकता हूँ। Okay, sir. Thank you, sir. Okay. So, Akhil, would you like to add something? हाँ, like sir said कि तुम कभी भी contribute कर सकते हो and the community will always help you. It doesn't matter कि तुम GSOC में NT हो या कोई normal person हो. Yeah. Next is Arjun Dashrath. You can ask the question. So my question to you was कि you said like start in December. So if I'm supposed to start in December, so does GSOC release an official something, or do we have to personally go to all these organizations के website and then you start contributing and then contact the mentors वहाँ से? And how do we contact them? Are they like normally do they reply to the mails or something that we send on their website and all? Okay, so what happens is when you go to the archives of GSOC, like when you see the past organization that have come to that have participated with GSOC, so there you get a link where the project ideas of every organization is there. Okay, like let's say
you go to Genome. Okay, so there's a link there that contains all the past year's ideas, and along with the ideas, there's one more section where they have got the method to contact them. So for my organization, it was IRC, and for Akhil, I guess it was Zulip. So yeah, you can see what all projects have come and what were the ideas and the way to contact your mentor. Okay. Yeah, like Sir said, the previous year archives are very useful. And what you do is they have given the ideas list, and they would have also given the chat option in the archives. So you can use that to go to the chat. And okay, one thing to do is not to directly contact the mentors. Ask in the general chat. Don't directly contact the mentors because that's considered rude. So chat in the general chat, and then ask your doubts in the general chat. Someone will be there to help you. Yes. Thank you, Joshi sir, for sharing this. Those who haven't seen, Shamsu sir has shared a link in chat. You can check this. A list of all the open source programs along with their timelines. Yes, there was a question about this also, that how to contribute to open source apart from Google Summer of Code. Suppose I'm interested in open source community and I want to contribute to it. So how can I contribute to it apart from Google Summer of Code? Sir? Yes. Sir, yeah, exactly. So this question was, suppose I want to contribute to open source community. So how else can I contribute? So apart from GSOC, is there any other competition platform or any program like this? Okay, so I guess Sudhanshu sir has already sent you the link to it. Yes, sir. And मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम्हें कोई प्रोग्राम के लिए वेट करना चाहिए टू कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स, यू नो, कि अल्टीमेटली तुम्हारे बेनिफिट के लिए होता है। जीसॉक का काम ये नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम हो जाए। जीसॉक का मेन काम ये होता है कि मतलब जीसॉक वाले प्रोग्राम से व्हाट दे नीड टू डू इज कि एक लॉन्ग टर्म उन्हें कंट्रीब्यूटर मिल जाए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो भी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये अपने जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं इनको पे नहीं कर रही होती है। सो ताकि ये ओपन सोर्स स्पिरिट को टू बूस्ट दी स्पिरिट्स, इसलिए ये लोग ऐसे प्रोग्राम्स को वो करते हैं। सो मैं तो यही बोलूँगा कि वेट मत क्या करोगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि इससे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को ही फायदा नहीं होती, इससे तुम्हें बहुत डेवलपमेंट होता है। अगर मतलब हाँ, मैंने भी जीसॉक मान लो एक्सपीरियंस टैग और थोड़े पैसों के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन जब अब मैं अपने को 3-4 महीने बाद देखता हूँ, सो आई कैन सी कि मैंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, क्योंकि मेरे कोड ज़्यादा, मतलब मैं ज़्यादा अच्छे कोड लिखने लगा आजकल। मतलब अगर तुम एक उसमें देखोगे कि मैं 5 महीने पहले लिखता था कोड, अब मैं जो 5 महीने बाद कोड लिख रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए मत वेट करो यार, खुद अपने आप से स्टार्ट कर लो। ये प्रोग्राम्स आर समथिंग कि मतलब हाँ, तुम्हें क्या मोटिवेट करने के लिए, लेकिन तुम खुद से अगर करोगे ना, तभी तुम्हें अच्छा लगेगा। मज़ा आता है एक्चुअली यार, कि जब तुम देखते हो ना कि हाँ, मैंने कुछ चेंज करा था, और वो जैसे अभी बताऊँ, जो मैं जिस एप्लीकेशन में काम कर रहा हूँ ना, सो उस एप्लीकेशन में कंट्रीब्यूटर से मेरा नाम आता है। तो जो पहली बार मेरा नाम आया था ना कि कंट्रीब्यूटर्स इन नेम में चिन्मय गुर्जर, तो ये बहुत अच्छा लगा था कि इतने सारे लोग इस ऐप को यूज़ करेंगे और मेरा नाम है इसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। सो कुछ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ये चीज़ देख के। ओके, Yes, sir. Akhil, would you like to say something? So there's also an MLH fellowship which just started. अगर तुम्हें देखना है तो उसमें अप्लाई कर देना. They have the that now. And apart from that, हाँ, सर ने जैसे बोला कि you learn a lot. So even if program में select नहीं हुए, then also try contributing to open source, because तुम बहुत पढ़ पाते हो, and then it's a very good experience. You meet other people and then you learn a lot. So yeah. We have Parvesh Kumar who has raised his hand. Parvesh? Yes, sir. Hello, sir. So my question is that my main field of interest is game development, but as far as I know, there's only one company since the past 2 years which has participated in GSOC. So what field should I like move towards so that I can participate in GSOC
properly? Because there is only one company. Okay, what do you mean by game development? Like you want to build games in that way? Yes, sir. But like contributing to the engine as well, so that it can be modified for improvement. Okay, I think there was Godot for it, right? Yes, sir. That For is game. the company I'm talking about. Okay, okay. So what happens is actually तुम गेम डेवलपमेंट में नहीं, तुम गेम इंजन डेवलपमेंट में तुम काम करते हो. ओके, सो जिनोम के पास भी उनका एक जिनोम गेम्स करके उनका एक एप्लीकेशन है. सो तो अगर मन करे तो वहाँ पे भी कर सकता है तू. मतलब मैंने 2-3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस देखी, मतलब जैसे जिनोम का था, गडॉट का है, और आई गेस एक का मुझे नाम याद है, लेकिन मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशन देखी थी जो गेम डेवलपमेंट में होती है. ओके ओके, हाँ मुझे भी इसमें इंटरेस्ट था. आई मीन इवन आई एम इंटरेस्टेड इन दिस. सो हाँ, तो देयर आर अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली. एक तो है जी डेवलप है, गोडॉट है लाइक यू सेड. देन देयर इज व्हाट वाज इट्स नेम, टेरासोलॉजी इज देयर. इफ यू आर इनटू जावा, दे वो भी है, वो भी ट्राई कर लेना. देयर आर क्वाइट अ फ्यू एक्चुअली, देख लेना. एंड आई मीन देयर आर आल्सो like which language do you like game development के लिए usually they use C++. So you know C++. Ravesh? Okay, sir. Thank you, sir. Okay, never mind. Okay. never mind. Cool. So we have this question from Akshay that GSOC is quite time consuming. How do you use to manage time while college was going on and even when college is not there? Akhil, tu start kar. Okay, actually we were lucky first of all कि college नहीं था हमारा. We had holidays. Apart from that कि actually it took much less time than we expected. We thought 30 to 40 hours होंगे per week, but we actually worked for less time. I don't know why, but yeah, it's not as hectic as you think it is. And yeah, it's not that hectic. You can work on other stuff too. So yeah, Chinmay sir. देखो मेरा ऐसा था कि मैं पहले स्टार्ट था प्री जी सॉक पे. लोगों को लगता है कि जी सॉक में सेलेक्ट होने से पहले भी हमें बहुत सारा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है. क्योंकि आई गेस अकेले मैंने तो बहुत पहले, हमने दिसंबर स्टार्ट किया था, तो हमारे पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ पीआरस आ गए थे हमारे पास, जो हम अपने प्रपोजल लिख पाते हैं कि दिखाने के लिए कि हाँ हम इसमें काम कर रहे हैं. और देखो ऐसा है कि मैं तो क्लासेस बिल्कुल नहीं जाता था. मेरी अटेंडेंस मतलब मान लो 30-40% के आसपास थी. सो मेरे पास रूम पे बहुत टाइम होता था, तो मैं आराम से बैठ के इन पर काम करता था. ओके, और फिर अब जैसे मैं जीसॉक में सेलेक्ट हो गया, सो उसका तो हमारे हॉलीडेज आ गए थे. ठीक है, अब हॉलीडेज में मैं मजाक से हटके, मतलब दे एक्सपेक्ट अस टू यू नो टू गिव 40 आवर्स अ वीक, लेकिन मैंने मुश्किल से मतलब हर दिन में मुश्किल 3 या 4 घंटे काम करता था. उससे ज़्यादा मैं काम करता ही नहीं था, क्योंकि मेरे इतना काम ही आता था. मैं चीज़ कुछ इम्प्लीमेंट करता था, मतलब देखो अगर मेरे पास कुछ आइडिया होता था, मैं उसको आराम से 1 घंटे में इम्प्लीमेंट कर लेता था. फिर मैं 1 घंटे के बाद अपने मेंटर के अप्रूवल के लिए वेट करता था कि जो मैंने काम करा बताओ ठीक है कि नहीं है. सो बहुत बार मेरा मोस्टली में टाइम इसमें जाता था कि मैं काम करके बस बैठ जाता था, और फिर मेंटर को टेंक कर देता था कि ठीक है मैंने काम कर दिया है, हैव अ लुक एट इट एंड जो भी रिव्यू बता दो मुझे. सो मेरा मोस्ट ऑफ टाइम उसमें मेरा चल जाता था. सो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है. मैं इनफैक्ट बताऊं, मैंने अपने जीसॉक के पीछे मैंने 2-3 सीरीज खत्म करी है. तो इतना ज़्यादा बिल्कुल कुछ नहीं होता है, चिल मारो. इतना टाइम बिल्कुल हेक्टिक नहीं होता चीज़ें. Thank you, sir. Do we have any other question? So जोशी सर commented something. सर आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो वैसे. मैंने चिल्ला. All right. So do we have any other question from juniors, SEs or batchmates or senior, anyone? Cool. No one is raising their hand. Cool. Akshay, would you like to add something? Or shall we move to the last thank you note? No, yeah, sure. Like, first of all, really thank you so much. And one more thing, like we have 2 alumni in our meeting. One is Abhay sir, 2009. Akshay, yes.
Hello. Your voice is breaking actually. Okay, now it's I'm audible. Yes, yes. Yeah, we have Abhay sir and Shudhanshu sir. Hi. Shudhanshu sir, you might have known, but regarding the SEs, like you do not know about Abhay sir. So Abhay sir is 2019 CS batch pass out. Currently working as at Amazon. He already interned at Barclays, help a lot of student in coding, and also have taken many classes and all. Like he is one of the best person like who I have known, like very so we can top 10 percentile, or we can say very good achievement he have. So like Abhay sir, any tips for students or like SEs and Ts, whatever, or shall I move to few questions which I have? Hello, Abhay sir. I guess. You're I on guess. mute if you are speaking, sir. हाय, आवाज आ रही है मेरी? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, दोबारा बोलना, क्या बोला? Sir, like any general thing like which you want to add up like to SEs or Ts regarding like how we start approach and how things go on to get a good placement, rather not say placement, just get a good technical skills and all, because you have taken a lot of classes and all, so like we already are very good fan of you. मेरे तरफ से तो यही एडवाइस है कि हाँ, बस कुछ-कुछ करते रहो, जब भी तुम्हें टाइम मिलता रहे, एंड स्किल्स कलेक्ट करते रहो, एट द एंड वही काम आती हैं। प्लेसमेंट्स में भी, हर जगह कुछ-कुछ सीखते रहो। तुम्हें किसी मतलब हर फील्ड में बेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तुम अबव एवरेज हो तो भी इट्स फाइन। तो और प्लस इस टाइम ऐसे टाइम पे मुझे पता नहीं तुम लोग क्लासेस वगैरह कैसे कर रहे हो, बट स्टिल तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये टाइम तुम इस टाइम पे तुम सब घर पे हो और काफ़ी फ्री टाइम है तुम्हारे पास। तो तुम इस टाइम पे काफ़ी कुछ सीख सकते हो, तो ये टाइम यूटिलाइज करो। दैट्स इट। सर अभी क्लासेस वगैरह का तो बहुत ही लो प्रायोरिटीज हैं, लाइक हो ही नहीं पाती है मोस्टली पीपल कहीं रिमोट एरियाज में, and कहीं टाइम नहीं है, बट या पीपल आर डूइंग लाइक बहुत सारे स्टफ्स, न्यू न्यू चीजें लोग ट्राई कर रहे हैं। सर लाइक जेन्युइनली मेरे 2-3 क्वेश्चंस थे, लाइक यू आर ऑलरेडी इन Amazon एंड हमें अच्छे खासा पता है कि Amazon की जो कोडिंग लेवल इंटरव्यूज होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, अच्छी लेवल की कोडिंग बोलते हैं वो लोग, ऐसा जस्ट सुना है, आई हैवंट एक्सपीरियंस एनीवन येट। तो सर जो नॉर्मल हम कॉलेज में कोडिंग सीखते हैं या करते हैं एंड जो वहां पर हो रही होती है मेन एक्चुअली में, इन दोनों में सर कैसा डिफरेंस होता है? लाइक आप दोनों से एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो, तो आप कुछ इसके बारे में बताना चाहोगे? हाँ, ठीक है, मैं बता सकता हूँ। कॉलेज में कॉलेज टाइम वाला टाइम होता है जहाँ पर हम सब कुछ सीख रहे होते हैं, तो वो किसी एक फील्ड से रिलेवेंट नहीं होता है। तो जैसे अभी अगर तुम मेरी प्रोफाइल से बात करते हो, तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हूँ, तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि कॉलेज में हम पूरा टाइम यही कर रहे होते हैं। ये मतलब अगर तुम कॉलेज लर्निंग को मल्टीपल फील्ड्स में स्प्लिट करो तो एक ब्रांच निकलेगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐसे ही मल्टीपल ब्रांच निकल सकती है। तो मैं अगर अपनी प्रोफाइल की बात करूँ, तो कॉलेज में एंड इंडस्ट्री कोडिंग में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, कॉलेज में तुम चीज़ें बस इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो, बट इंडस्ट्री में आकर के इंडस्ट्री में एक्चुअली सबको पता होता है कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो वहाँ पे जो एम्फसिस होता है वो इम्प्लीमेंटेशन से ज़्यादा कोड ईज़ी होना चाहिए एंड मेंटेनेबल होना चाहिए। अब जैसे अमेज़न जैसी अगर अमेज़न की बात करें, तो 1990s कुछ में ये कंपनी आई थी एंड तब के कोड भी अभी रन हो रहे हैं, तो हमारे पास बहुत लेगेसी कोड है। एटलीस्ट अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं शिपिंग टीम में हूँ अमेज़न में, तो शिपिंग उस टाइम से है, तो हमारे पास एक्चुअली 20 इयर्स प्लस कोड, लेगेसी कोड स्टिल रनिंग है। तो बहुत डिफरेंस है उस टाइम पर जो चीज़ें यूज़ होती थी, अब जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो
हाँ, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में कि कोड तुम्हारा कितना अंडरस्टैंडेबल है, कितना मेंटेनेबल है, कितना वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो जैसा मैंने कहा कि कॉलेज टाइम पर तुम केवल इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो, बट जब तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हो तो वहाँ पर ज़्यादा फोकस होता है तुम्हारी डिज़ाइन में। तुम चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि तुम अगर पढ़ोगे डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में, सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में, ये भी कॉलेज लेवल पर रेलेवेंट नहीं है, बट जैसा कि दोनों जो है जिन्होंने जीसॉक के बारे में एक्सप्लेन किया, मैं देख रहा था वो ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस जो है फॉलो कर रहे थे। पीआर इज नथिंग बट कोड रिव्यूज वाला फेज है, और जो वो मल्टीपल एडिट्स कर रहे थे वो कुछ और नहीं, मल्टीपल रिविजन्स हैं जो तुम बार बार रेज कर रहे होते हो कि हाँ क्या अब ये बेटर इम्प्लीमेंटेशन है, क्या अब ये बेटर इम्प्लीमेंटेशन है, और जब वो मेंटर को लगता है कि हाँ ये वेल रिटन है, देन वो अप्रूव करता है, देन तुम उसे प्रोडक्शन में पुश करते हो। सो ये प्रोसेस होता है। अगर हम कोड की बात कहें तो जैसा मैंने कहा कि कोड बस तुम जो तुम्हें पता होता है कि हाँ ये इम्प्लीमेंट करना है, तुम कॉलेज टाइम पर उसे एक फाइल में पूरा लिख देते हो। बट उस तरह ऑब्वियसली हमें implement नहीं करना होता। अगर हम एक फाइल में सब कुछ लिखते जा रहे हैं तो किसी को नहीं पता कहाँ पे क्या हो रहा है, और एक फाइल में अगर तुम सब कुछ इस तरह लिख देते हो तो कुछ एक फटता है तो पूरा फट जाएगा। मतलब ये एक जगह कहीं इशू आया तो पूरा तुम्हारा कोड रन नहीं करेगा। सो तुम्हारे कोड की काफ़ी सारी स्पेशलिटीज होनी चाहिए, जैसे कोड मॉड्यूलर होना चाहिए। ये मैं बहुत आगे के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। जैसे अगर तुम सॉलिड प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ोगे, एक बार गो थ्रू कर सकते हो। सॉलिड प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल हैं और ये बहुत हाईली यूज होते हैं। डिज़ाइन पैटर्न तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। वो डिज़ाइन पैटर्न SD2 लेवल वाली बात हो जाती है। मैं अभी SD1 ही हूँ, तो मतलब मैं भी अभी ये सीख ही रहा हूँ। तो हाँ, तुम्हें ये चेंजेस आ जाते हैं जब तुम कॉलेज से इंडस्ट्री में आते हो। अगर मैं बात करूँ कि जैसे कॉलेज टाइम पर, जैसे अभी तुम्हें बताया ही तुम्हारे सीनियर्स ने कि मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग काफ़ी करता था। तो अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो कि कितना वो यूज़ हो रहा है वहाँ पर, तो लिटरली मैंने हैश मैप से ज़्यादा यहाँ पर अभी कुछ यूज़ नहीं किया। मैं अमेज़न में हूँ। अमेज़न की उस टीम में जो टियर 1 टीम है, और जब तुम अमेज़न चेकआउट पेज में जब भी तुम बाय नाउ करते हो तो वो जो ऑफर्स जो तुम्हें दिखा रहे होते हैं, प्राइस दिखा रहे होते हैं, शिपिंग प्राइस दिखा रहे होते हैं, जो तुम्हें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि तुम इतने आइटम्स ही खरीद सकते हो, वो सारी टीम हमारी टीम हैंडल कर रही है। तो अब वो हर ऑर्डर के थ्रू वो पास होता है, तो वो इसलिए वो टियर 1 टॉपिक में आता है। तो मतलब मैं उस टीम में काम कर रहा हूँ, बट स्टिल मैंने अभी तक जो मैक्स यूसेज देखा है वो हैश मैप ही देखा है। तो लिटरली डेटा स्ट्रक्चर्स और इतनी सारी एल्गोरिदम्स की जो नॉलेज है वो गुड टू हैव है, बट इट्स नॉट दैट कि तुम्हें अगर ये नहीं आता तो तुम अमेजोन नहीं आ सकते। सो आई एग्री कि अमेजोन प्लस ऐसी बाकी सारी कंपनीज का जो इंटरव्यू होता है उनमें एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर में बहुत फोकस करते हैं वो, और वो उसको एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका काफ़ी हाई उन्होंने रखा हुआ है। आई स्टिल फील कि वो ज़्यादा हाई है, बट जैसा अब हम देख पा रहे हैं वो उस बार को भी लो कर रहे हैं, क्योंकि मतलब जो जो इंटरव्यूअर है उसे आइडिया है कि जो मैं तुमसे इंटरव्यू में पूछ रहा हूँ एक्चुअली आगे कभी इम्प्लीमेंट होना नहीं है, उसका कोई यूज है नहीं। तो बट स्टिल काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब तुम एज अ फ्रेशर इंटरव्यू दे रहे होते हो किसी कंपनी में, तो तुम्हारे स्किल सेट में वो सारी चीज़ें होती नहीं जो इंडस्ट्री में तुम्हें काम करने के लिए चाहिए। तुम्हें बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें आती होती हैं। तो उनके पास एक्चुअली कंप्यूटर फंडामेंटल्स पूछने के अलावा, ये पजल्स वजल्स पूछने के अलावा, प्लस जो फील्ड तुम्हें अच्छी लग रही होती है, जैसे ऐसा हर बार नहीं है कि वो तुमसे एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फोकस कर जाएंगे। अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट सेक्शन में तुमने लिखा हुआ है कि तुमने इन इन चीज़ों पर ध्यान दिया हुआ है, तो वो एक्चुअली उससे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। वो इतना ज़्यादा फोकस इस साइड करेंगे नहीं, बट स्टिल अगर तुम्हारा रेज्यूमे खाली है और तुम कुछ नहीं करके आए हो तो एटलीस्ट तुमसे कुछ एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चंस तो एक्सपेक्ट करेंगे कि तुमने कॉलेज टाइम में कुछ तो किया होगा, क्योंकि उन्होंने भी अपने कॉलेज टाइम में ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट की होती हैं। तो उन्हें आइडिया है कि एटलीस्ट अगर बंदा प्रोफिशिएंट है तो उसे ये चीज़ें आती होंगी। तो हाँ, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो आई गेस तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि कॉलेज और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है।
Yes, sir. काफी अच्छे से. So we have question from Rahul Ghosh. If you can see chat for you, I guess. अगर सर मेरी ऑर्डर्स की फीस शिपिंग करो. No, no, sir, वो नहीं. सर वो ही नीचे वाला देखो. I have a question. सर का एक अलग से सेशन रखते हैं ना. ऐसा कुछ सेशन लायक है नहीं. मतलब मैंने जो तुम्हें अभी बताया वो चीज मैं तुम्हें तब भी बताऊंगा. I have a question as well as the legacy code. The code is together. Expand, add new feature onto a revive, make existing code more efficient. ये क्वेश्चन पहले तो मैं समझा देता हूँ बाकी लोग को अगर उन्हें समझ में नहीं आया हो तो आई डोंट नो जिसका नेम नहीं दिख रहा बट उसने पूछा हुआ है कि जो कोड जो ऑलरेडी लेगेसी कोड है उसमें जब हम ऐड और एक्सपैंड वगैरह कर रहे होते हैं तो क्या उसी को एडिट वगैरह कर रहे होते हैं या उसको रिवाइज करके और एफिशिएंट बना रहे होते हैं या एक और ऑप्शन हमारे पास ऑल टुगेदर उस लेगेसी कोड को डेप्रिकेट करके हम अपना न्यू कोड करंट इंडस्ट्री बेस्ड स्टैंडर्ड्स को यूज करके लिख दें राइट. तो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं. तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि एक ही डिसीजन चाहिए होता है इंडस्ट्री में. जैसे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करूं तो तुम एक टीम में होते हो. तुम्हारी टीम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड फॉलो कर रही होती है. वाटरफॉल बहुत ही बेसिक मॉडल है. ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में अजाइल मॉडल फॉलो होता है. सो अब जब तुम्हें कोई टास्क मिलता है, तुम एक प्रोजेक्ट पिकअप करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के मल्टीपल वेज हैं. अब जैसा अगर उसमें अज्यूम करो कि काफ़ी लेगेसी कोड है तो तुम्हें अपने डिजाइन में उसे तुम इंक्लूड कर सकते हो कि क्या हम इस लेगेसी कोड को ओवरऑल डेप्रिकेट करके इसे नया लिख दें. उसमें कितनी उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसमें कितना टाइम जाने वाला है, उसमें कितना एफर्ट है, उसमें कितना टाइम. मतलब एक्चुअली देखो इंडस्ट्री में डेवलपर टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. यही रीजन है हम अगर तुम n स्क्वायर एल्गोरिथम लिखते हो और वो इजी टू रीड है और उसको कहीं तुम इम्प्रूव करके n लॉगिन करके एक दूसरी एल्गोरिथम लिख देते हो बट वो काफी कॉम्प्लेक्स है. तो एक्चुअली तुम्हारी कोड रिव्यू के जब तुम कोड रिव्यू रेज करोगे n लॉगिन वाला तो वो उसे अप्रूव नहीं करेंगे क्योंकि वो तुम्हारे लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है. बट आज से 3-4 साल बाद जो नया डेवलपर आएगा उसे पता नहीं चलेगा तुमने क्या लिखा हुआ है. सो जैसा मैंने तुम्हें कहा कि कोड मेंटेन इजी टू मेंटेन होना चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. तो ये इन चीज़ों में काफ़ी फोकस होता है इंडस्ट्री में. तो अगर ऐसा कोई कोड है जो लेगेसी कोड है तो उसमें हम एक्चुअली मेजर करते हैं कि इसमें कितना टाइम और एफर्ट जाने वाला है, क्या वो स्टिल वर्क कर रहा है वो कोड. तो हम उसमें नया फीचर हम एक सॉलिड प्रिंसिपल है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि तुम्हारा जो तुमने कोड लिखा है वो क्लोज्ड होना चाहिए एडिटिंग के लिए. बट एक्सटेंशन मतलब अगर कोई उस कोड को एक्सटेंड करना चाहे तो एक्सटेंसिबल होना चाहिए एक्चुअली तुम्हारा वो कोड, ना कि कोई किसी को तुम्हें उसमें जाकर के एडिट करने की लिटरली जरूरत पड़े. तो अगर तुम्हें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड में जाकर के मल्टीपल एडिट्स करने पड़ रहे हैं दैट मीन्स कि उस कोड के डिजाइन सही नहीं है. सो ये एक्चुअली जब तुम डिजाइन कर रहे होते हो जो भी तुम्हें प्रोजेक्ट मिला होता है उस टाइम पर तुम्हें इस चीज पर ध्यान रखना होता है कि तुम्हारा कोड इन सारी जो सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे डिजाइन पैटर्न्स जो तुम फॉलो कर रहे हो उनसे अलाइंड है कि नहीं. सो अगर तुम ऐसा कुछ नया फीचर ऐड कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली तुम उसे अप टू डेट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के को यूज करके लिख रहे होते हो, ना कि लेगेसी फॉर्मेट में. हम हमेशा ही अपना बेस्ट ये दे रहे होते हैं कि हम जो भी जितना बेटर उसे इम्प्रूव कर सकते हैं उतना इम्प्रूव करें. बट ओवरऑल डेप्रिकेट करने की बात करें तो वहाँ बहुत सारा एफर्ट है, बहुत सारा टाइम है और तुम्हें एक्चुअली पता नहीं कि वो लेगेसी कोड क्या क्या काम कर रहा है. क्योंकि जैसे हम कॉलेज लेवल पर कोड लिख रहे होते हैं, कोड इतना बड़ा नहीं होता. बट जैसे मैं अगर अपने टीम की बात करूं तो हमारे में एक सर्विस है जिसका नाम है जिब्राल्टर. हमारी टीम में एक सर्विस है जिसका नाम है जिब्राल्टर, जिसका जो बेसिक जिसका काम है वो केवल डेटाबेस में रीड राइट करने का है. बट वो इतना क्रिटिकल डेटा संभाल रही होती है कि उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इतनी लॉकिंग्स वगैरह हैं, इतने कैशेस वगैरह मेंटेन किए हुए हैं एंड इतनी सारी एपीआईज हैं डेटा को मॉडिफाई करने के लिए.
सो अब जब उसे मैं अपने लोकल मशीन में बिल्ड करता हूँ तो वो लिटरली 45 मिनट्स प्लस लेती है पूरी तरह बिल्ड होने में। एंड मैं तुम्हें बता दूं, मेरी मशीन की स्पेसिफिकेशंस, मैं मैकबुक यूज करता हूँ, उसमें 16 GB रैम और SSD है। तो स्टिल वो उतनी कंपटीशन पावर के बाद भी वो 45 मिनट्स के ऊपर जा रहा है उसका बिल्ड। तो तुम सोच लो कि मतलब तुम्हारी सर्विसेज जो जिस पर तुम काम करो उसमें तुम्हें एक्चुअली पता भी नहीं कि वो कितनी वास्ट है, कहाँ यूज हो रही है। तो ओवरऑल हम ऐसा कुछ हमें बेसिकली एक्चुअली काफी टाइम स्पेंड करना पड़ता है कि ओवरऑल डेटा कलेक्ट करने में कि ये कहाँ यूज हो रहा है। अगर मैं इसको डेप्रिकेट कर देता हूँ या इसको चेंज करता हूँ तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। देन फिर तुम उसका प्रॉपर डिजाइन करते हो कि अच्छा ये चीज अगर मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ तो ऐसे इंप्लीमेंट होगी। प्लस एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का, टेस्टिंग, जिसमें बहुत जिसको काफी फोकस करते हैं जिसमें हम लोग। तो उसमें ऐसा होता है कि तुम्हें एक्चुअली मल्टीपल स्टेजेस में टेस्टिंग करनी होती है। पहला तो तुम्हारा कोड मॉड्यूलर होना चाहिए। तुम्हारा कोड जितना मॉड्यूलर है उतना इजीली तुम उसके यूनिट टेस्ट लिख सकते हो। देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, जब तुम एक बार हर पार्ट की अपने कोड के हर पार्ट की जब तुम यूनिट टेस्टिंग कर लेते हो, उसके बाद एक कंबाइंड टेस्टिंग जब तुम मल्टीपल सर्विस यूज कर रहे हो। तो जब तुम मतलब फ्रंट एंड से कॉल करो बैक एंड तक जो तुम्हें रिजल्ट चाहिए वो तुम्हें एज एक्सपेक्टेड मिल रहा है या नहीं। तो ये मल्टीपल टेस्टिंग होती हैं। एंड देन फिर उसके बाद तुम कोड रिव्यू रेस करते हो। एंड देन वो 1-2 रिवीजन तक जाता है, 2-3 रिवीजन तक जाता है। जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो 4-5 रिवीजन तक भी गए थे, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तुम सीखते जाते हो कि अच्छा तुम्हें ये यूज करना होता है। तो हाँ, मतलब हमेशा ही एक ट्रेड ऑफ होता है, तुम क्या करने वाले हो, उसमें कितना एफर्ट लगने वाला है। एंड उस हिसाब से ही तुम और तुम्हारी टीम में वो चीज़ रिव्यू होती है। एंड जिसके थ्रू मतलब टीम जाना चाहती है, देन फिर वो तुम इम्प्लीमेंट करते हो। बट स्टिल जो भी तुम इम्प्लीमेंट करते हो तुम हमेशा ही उसमें अपना बेस्ट दे रहे होते हो और उसको मतलब मोस्ट प्रोफिशिएंटली लिखने की हमेशा ही कोशिश करते हो। सर व्हाट इज environment considering job security? जॉब सिक्योरिटी, मुझे अगर मैं अमेजोन के बारे में बताऊं तो अमेजोन, मैंने नहीं सुना अमेजोन ने किसी को ऐसे किसी टाइम पर फायर वगैरह किया है या कम हायरिंग वगैरह कर रही है। बट आई डोंट नो, मैंने बाकी कंपनीज का सुना हुआ है। तो इस पर मैं ज़्यादा कमेंट्स कर नहीं सकता क्योंकि मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है। और फ्रेशर्स के बारे में करंट पास आउट्स को ज़्यादा आइडिया होगा मुझसे, तो एक्चुअली मुझे इस बारे में आइडिया है नहीं। Thank you, sir. And also, if you have any other question, you can directly message sir. Now, we would like to proceed towards the last phase. I would invite Akshay and Deepshika, the current OSS secretaries, and in their first event for the thank you note. But before that, we would like to take a screenshot. So I'm going to the first slide. Satya, take the screenshot. Yes. Done. Yeah, done. So now for the final thing, I invite Deepshika and Akshay. Over to you for the thank you note. Okay. Thank you so much, Shubham. Firstly, thank you so much everyone to join us. Like this was basically more towards the open source opportunities and what all we can do in open sourcing, like GSOC, along with it many other platforms where we can contribute open source to. But also I would like to thank specially our alumni Shudhanshu sir and Abhay sir. It was not really expected, but yeah, I really feel very good. I can see these two guys, like they are literally champ of their batches. So really thank you so much both of you sir, and thank you so much audience
जितने भी लोग आए, आई गेस मोस्ट ऑफ द लोगों के डाउट्स वगैरह एंड थोड़ा बहुत क्लैरिटी हो गई होगी, लाइक हाउ कैन वी अप्रोच GSOC 2021, एंड आई होप सारे मिलके इस बार काफी सारे पार्टिसिपेशन एंड बहुत सारे आगे प्रपोजल्स इस बार जाने वाले हैं थ्रू AIT फॉर GSOC. एग्जैक्टली अक्षय, मतलब चिन्मय सर एंड अखिल तो ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे सबको हेल्प करने के लिए. एंड सो जैसे काफी बच्चे थोड़े डाउटफुल थे कि हाउ टू बिगिन विद द प्रोसेस, एंड आई थिंक वो सारे डाउट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे सबके. एंड अगर फ्यूचर में भी कोई भी डाउट होता है किसी को, तो OSS क्लब, चिन्मय सर, अखिल, हम सब लोग अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए. दैट वाज द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस वेबिनार, to make you guys aware, to clear your doubts, and also we wanted to make ourselves more approachable to you guys regarding the GSOC process, ताकि अगर फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमको अप्रोच कर सकें. So I hope we were able to do that. Akshay? Yeah, I guess. So thank you so much. Thanks a lot for joining us. Really, thank you so much. Anything else OSS team wants to add? Satya, Shubham? No, actually, Satya, would you like to say something? You were quite silent. It's all okay, I guess. Everything's covered. Okay, like you can, Ankit Kumar is raising hand. Any question, Ankit? Yes, sir. There's a problem that it's very hard to manage sometimes. Like you don't have a reference when you wrote what, and sometimes most of the times, like in the beginning, you don't know Git and GitHub. So, is there any way to make a personal reference, like just for you, whatever code you have written ever, to access it easily without having your laptop anywhere? Like in what sense? I'm not able to get your question. Can you please elaborate? सर लाइक सर जैसे हम कोई भी कोड लिखते हैं ना, मान लीजिए फर्स्ट ईयर से ही अगर हम कोई कहीं भी कुछ भी लिख रहे हैं तो एंड लेटर ऑन वी फॉरगेट अबाउट इट, बट लेट्स से दैट CPP में ही मैंने कोई इमेज प्रोसेसिंग नॉर्मल सा लिखा था, मतलब प्रैक्टिस के लिए, जो NumPy का एक किसी NumPy में जैसे एरे को चेंज करता है वैसे काम कर रहा था. बट नाउ आई वांट टू यूज़ इट फॉर समथिंग लाइक फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, लेकिन वो मेरे को याद नहीं कहाँ है, कहाँ गया, लैपटॉप में है, नहीं है, गिटहब पे है, कि मतलब कोई रेफरेंस, पर्सनल रेफरेंस नहीं है कि मैं कहाँ इंडेक्स करके रखूँ अपना पूरा कोड. I guess like for this storing purpose, mostly people use GitHub or either any platform. I guess we can also take this question offline, Ankit, if you are comfortable. Yes, sir. Sure. We'll discuss offline and find out some solutions. So Danshu sir, you want to add something to RSE's teas? वही है, मतलब जैसे अभी जो उसका क्वेश्चन था, आवाज आ रही है ना? Yes sir. हाँ, तो बेसिक वही है कि अगर अभी से तुम लोग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो भी हो, अभी से अगर गिटहब तुम सब मेंटेन करना स्टार्ट कर दो, चाहे तुम CP करते हो, कुछ भी करते हो, अगर तुम्हें आइडिया रहता है हर चीज़ का तो फिर अच्छी प्रैक्टिस रहती है वो. लाइक जैसे अभी थोड़ा फोर्थ ईयर के एंड में वी स्टार्टेड दिस की जो हमारा लास्ट प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें हमने लाइक कोड रिव्यू का भी थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था. लाइक अगर तुम अगर अच्छी कम्युनिटी बना सको तो उसी में आपस में एक दूसरे से शेयर करो. लाइक तो यू कैन, मतलब बेसिकली अपने जो सीनियर्स हैं उनसे कांटेक्ट करते रहो, जो उनसे पूछते रहो. सो गिटहब वगैरह बेसिकली कोड मेंटेनेंस के लिए अच्छा रहता है. लाइक तुम्हें पता रहता है कि अच्छा ये कमिट मेरा इस चीज़ के लिए था या फिर ये रेपो मेरी इस चीज़ के लिए थी, एंड तेरे को कभी फर्दर ऐसा नहीं है कि तेरा सिस्टम उड़ गया तो तेरा रेपो चले जाएगा. तो अच्छी प्रैक्टिस अगर तो अभी से गिटहब यूज़ करना स्टार्ट कर दे. बाकी जैसा अभी सर ने बोला कि बाद में जैसे तुम जब भी सॉफ्टवेयर वगैरह आगे जाके जब भी कुछ कोड लिखोगे, इट इज़ मोर अबाउट कि कितना अच्छा तुम्हारा कोड है, कितना रीडेबल है, कितने अच्छे से कमेंट्स करते हो. लाइक जब हम ऐसे कॉलेज टाइम से कभी भी स्कूल में प्रोग्रामिंग वगैरह करी होगी तो कमेंट वगैरह हम उतने ऐसे इग्नोर ही करते हैं काइंड ऑफ लाइक. तो बट अच्छी प्रैक्टिस होती है लाइक कमेंट्स लिखना, डिस्कस क्या चीज़ क्या कर रही है, वेरिएबल नेम्स वगैरह. तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आगे जाके. तो अगर अभी से तुम वो सब चीज़ें स्टार्ट करो, लाइक मतलब जो तुम कर रहे हो उसी में अगर तुम इन सबको इनकलकेट कर सको तो अच्छी प्रैक्टिस रहेगी.
बाकी क्या है, मतलब वही है, सीनियर्स वगैरह से के संग करते रहो, जूनियर्स के संग करते रहो, अच्छी कम्युनिटी बनाओ। कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है बेसिकली मेरे हिसाब से लर्निंग के लिए, ग्रोथ के लिए। लाइक अगर तुम अकेले में कुछ कुछ करते रहोगे तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई अभी नया स्टार्ट कर रहा है, सीपी स्टार्ट कर रहा है या फिर वेबडी स्टार्ट कर रहा है, और कोई बंदा है जिसने पहले से कर रखी है, तो अगर तुम उनसे पूछ सकते हो कि अच्छा आपने कैसे किया था, तो एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा हाँ ये एक पाथ फॉलो कर सकते हैं, करना है तो, या फिर तुम अपने मर्जी से उसके हिसाब से अपना एक पाथ बना सकते हो। तो वही है कि यस सर। कम्युनिटी डेवलप करो बस। So we'll take this one last question. Okay, like we are now closing this. So this one, okay, last two questions. Pravesh, you go. सर गिट के अलावा which major version control system should we know about which is used in the industry, and also GitHub and GitLab में से कौन सा ज्यादा प्रेफर करना चाहिए? देखिए मैंने गिटहब यूज़ किया एंड बिटबकेट यूज़ किया है एज अ मतलब वेब रिपोजिटरी वाले में, बट सबका बेस तो बेसिकली गिट ही रहता है। लाइक गिट जैसे गिटहब एंड बिटबकेट आर बेसिकली प्लेटफॉर्म्स जो तू अपने वर्जन कंट्रोल के जो तू यूज़ करता है वो बेसिकली गिट रहता है। तो अगर तेरे को गिट का आइडिया है कि गिट कैसे वर्क कर रहा है, तो बाकी प्लेटफॉर्म कुछ भी रहे, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। जैसे मतलब कुछ कंपनीज प्रेफर बेसिकली प्राइवेट रेपोज रहती है उनकी, एंड गिटहब में पहले जैसे था नहीं प्राइवेट का फीचर, तो कुछ कंपनीज जैसे मेजरली जैसे जहाँ मैंने काम किया तो बिटबकेट रेफर करती हैं, बट वो डिफरेंस नहीं आता है क्योंकि मेजरली तुम्हें गिट आना चाहिए कैसे वर्जन मतलब बेसिकली गिट कैसे काम कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो बस गेट की अंडरस्टैंडिंग ले लो, बेसिक चीज़ें जो रहती हैं, कमिट क्या रहता है, मतलब स्टेजिंग करना क्या होता है, रीबेस वगैरह, या फिर छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं उन सबका आइडिया रखो। अच्छे कमिट लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब अगर तुम्हें बेसिक आइडिया अभी से रहेगा तो अच्छा रहता है। Thank you, sir. So last question, Aman Thakur. Yes, sir. Am I audible? Yes, you are audible. Sir, I was asking about I am asking about the thing. जैसे कि हम जब गिटहब पे जाते हैं, गिटहब बोल रहा हूँ, जीसॉक के प्रपोजल्स को जब देखते हैं तो मैक्सिमम वो फ्रेमवर्क्स के ऊपर मेनली बेस्ड होता है। ऐसा जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी या कुछ इस टाइप से बेसिकली फ्रेमवर्क पे ज़्यादा काम रहता है रादर देन कोई उसका इस्तेमाल करके किसी और प्रोजेक्ट पे। तो उसको सेग्रीगेट कोई कर मतलब कोई तरीका है सेग्रीगेट करने का कि या फिर उस टाइप से? यार वो तो मतलब प्रोजेक्ट देख के आइडिया लगता है। लाइक जैसे अगर सर मेरा भी एक मेनली ओपन मैं सोर्स बात है कर रहा था तो उसमें क्या वेब टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा था मैं, जैसे कि हाँ जीसॉक में मैंने देखा है जो। रिपीट कर, क्वेश्चन रिपीट कर एक बार। मैं बोल रहा था सर बेसिकली जितने भी फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम रहते हैं मेनली जो जीसॉक में जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें हाँ हाँ फ्रेमवर्क्स रहता है, जैसे कि मोज़िला का हुआ या फिर किसी का भी हुआ, हाँ हाँ वेरियस डिफरेंट काइंड्स के। तो मैं ये बोल रहा था कि बेसिकली फ्रेमवर्क पे हम लोग काम करते हैं, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनका इस्तेमाल करके या नोड का इस्तेमाल करके हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। हाँ हाँ लेकिन उस पे काम करना मतलब नोड जेएस पे ही काम करना, वो उसके बारे में आइडिया नहीं रहता है, तो उसको कैसे टैकल करते हैं वो पूछ रहा था सर। ओके। सो अगर मैं तेरा क्वेश्चन सही समझा तो बेसिकली तो क्या एग्जांपल ऐसे कि रिएक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट है या फिर वैसे है, ऐसा नहीं रहता कि जावास्क्रिप्ट पे या फिर ऐसा कुछ बेसलाइन पे, यही है ना? यस 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 हाँ। यस सर। तो वही है, देख अभी लर्निंग कर्व सब में रहता है। लाइक जो भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट देखेगा उसमें कुछ ना कुछ नया रहेगा, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो तेरे को जेएस वाले भी मिल जाएंगे जिसमें बेसिक इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। बट अगर तेरे को कोई ऐसा प्रोजेक्ट तेरे को अच्छा लग रहा है बट उसमें कोई फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है जो तेरे को नहीं आता है, तो लर्निंग कर्व तो रहेगा। जैसे जैसे कोई भी फ्रेमवर्क्स है उनके बेसलाइन हमेशा, अगर मैं वेब की बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट ही रहता है। तो जितनी तेरी स्ट्रॉन्ग जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग रहेगी उतना ईजिली तू उनमें वो कर पाता है। लाइक अगर तेरे को रिएक्ट आती है तो मतलब तो अगर
एक फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट आता है तो रिएक्ट समझना या फिर एंगुलर समझना डिफिकल्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि तेरे को कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे काम करता है, तेरे को पता है कि वेब में हमारा कैसे रेंडरिंग होती है या फिर कैसे कोई भी जो पेज बन रहा है वो कैसे बन रहा है। अभी बस डिफरेंस किस में आता है कि किस तरीके से वो अपना कोड स्ट्रक्चर कर रहे हैं, लाइक यस सर। तो हाँ, तो वो ये कि लर्निंग कर्व तो रहेगा ही सब में, बट वो देख ले कि अगर तेरे को अपना जो तेरे लिए कन्वीनियंट है वैसा प्रोजेक्ट मिल पा रहा है तो ठीक है, वरना फिर सीख ले, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। बस लगता है कि अच्छा टर्म्स ये टर्म्स आ रहे हैं, बट अगर तू अच्छे से समझेगा थोड़ा तो सब सेम ही रहता है एक लेवल पे, मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा डिफर करता है, बाकी सब सेम है। थैंक यू सर। So I guess we are done with the questions and everything. Yes, thank you so much again, Abhay sir and Sudhanshu sir, for your time and baki sari audience. And like from last 3 years, this is my 3rd year with OSS Club, and I have seen a lot of evolvement in terms of community, which is very important. So चाहे वो hackathons हो, चाहे वो कोई भी open source technology की either teaching हो, learning हो, या कोई भी कॉम्पिटिशन्स हो, स्लैक हमारे पास है, अलॉन्ग विद दैट OSS dev करके एक फेसबुक ग्रुप है, उस पे एक पूरी अच्छे से कम्युनिटी है जिसपे बहुत अच्छे से लोगों के डाउट्स क्लियर होते हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस बार भी स्टार्ट करेंगे। सो आई गेस दैट्स वेरी मच। आई होप तुम सब लोगों के साथ मिलके इस कम्युनिटी को और इवॉल्व करेंगे, एंड वील टुगेदर बी द बेस्ट इन टेक्निकल, आई गेस। So thank you so much from my side. Okay, so this whole meeting has been recorded. So अगर किसी ने late join किया था, he or she can watch it. It was very informative. So thank you everyone for being here. Let's end this meeting. Bye. Yep. Thank you so much everyone.